नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरविंद कुमार वर्मा, सहायक आचार्य समाजशास्त्री, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि समूह के वर्गीकरण के रूप में प्राथमिक समूह क्या है। देखिए, प्राथमिक समूह की अवधारणा का प्रतिपादन चार्ल्स कुले ने अपनी कृति सोशल ऑर्गेनाइजेशन में किया। वे कहते हैं कि वह समूह जिसके सदस्य आमने सामने के घनिष्ठ संबंधों में बंधे हुए हो, प्रत्येक से संपर्क स्थापित करते हो, प्राथमिक समूह कहलाता है। उस समूह को प्राथमिक समूह के नाम से पुकारा जा सकता है जो संबंधों में घनिष्ठता रखते हो और प्रत्येक संपर्क रखते हो। इस प्रकार संपर्क में आने वाले लोगों में हमारी मित्र मंडली, पड़ोसी, साथी, परिवार के सदस्य तथा अनेक सदैव मिलने वाले लोग हो सकते हैं। चार्ल्स कुले ने सर्वप्रथम खेलकूद के साथियों, परिवार तथा पड़ोस की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए प्राथमिक समूह शब्द को काम में लिया। आपने कहा, प्राथमिक समूह से मेरा तात्पर्य ऐसे समूह से है जिनकी विशेषता आमने सामने की घनिष्ठ साहचर्य और सहयोग के रूप में व्यक्त होती है। वे अनेक अर्थों में प्राथमिक है, परंतु मुख्यतः है इस बात में कि वे व्यक्ति की सामाजिक प्रकृति और आदर्शों के निर्माण में मौलिक है। घनिष्ठ साहचर्य का परिणाम यह होता है कि एक सामान्य संपूर्णता में व्यक्तित्वों का इस प्रकार एकीकरण हो जाता है जिससे प्राय कई प्रयोजनों के लिए व्यक्ति का अहम समूह का सामान्य जीवन और उद्देश्य बन जाता है। इस संपूर्णता के वर्णन के लिए अति सरल विधि में हम कहना है, क्योंकि यह अपने में उस प्रकार की सहानुभूति और पारस्परिक एकात्मीकरण को समाविष्ट करता है जिसके लिए हम की स्वाभाविक अभिव्यक्ति होती है। इनकी परिभाषाओं के रूप में देखा जाए तो कोजर एवं रोजनबर्ग का कहना है कि आमने सामने के संबंध तथा लघु आकार प्राथमिक समूह की संयोगवश विशेषताएं हैं। सामाजिक संबंधों का घनिष्ठ होना एक ऐसी आधारभूत विशेषता है जिसके बिना प्राथमिक समूह का निर्माण हो ही नहीं सकता। अर्थात कोजर एवं रोजनबर्ग मुख्यतः सामाजिक संबंधों की घनिष्ठता पर बल देते हैं। लुंडबर्ग अपनी कृति सोशियोलॉजी में कहते हैं कि प्राथमिक समूह का तात्पर्य दो या दो से अधिक ऐसे व्यक्तियों से है जो घनिष्ठ, सहभागी और व्यक्तिगत ढंग से एक दूसरे से व्यवहार करते हों। यानी कि प्राथमिक समूह के लिए लघुता, संबंधों की घनिष्ठता, सहभागिता और व्यक्तिगतता महत्वपूर्ण है। फेयरचाइल्ड अपनी कृति डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी में कहते हैं कि एक प्राथमिक समूह का जिसमें 2 से लेकर 50 या 60 लोगों के अर्थात एक छोटी संख्या के अपेक्षाकृत अधिक लंबे समय तक चलने वाले आमने सामने के संबंधों में किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए नहीं वरन केवल एक व्यक्ति के रूप में न कि विशिष्ट कार्यकर्ताओं, प्रतिनिधियों या संगठनों के नियुक्तों के रूप में रहते हैं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। फेयरचाइल्ड सदस्यों की सीमित संख्या, घनिष्ठता, स्थिर संबंध, आमने सामने के संबंध और संबंधों की संपूर्णता को प्राथमिक समूह की विशेषता के रूप में स्वीकार करते हैं। अलेक्स इंकल्स का मानना है, प्राथमिक समूह में सदस्यों के संबंध भी प्राथमिक होते हैं जिनमें व्यक्तियों के आमने सामने के संबंध होते हैं तथा सहयोग और सहवास की भावना इतनी प्रबल होती है कि व्यक्तियों का अहम हम की भावना में बदल जाता है। मैकआइवर पेज का मानना है कि सबसे सरल, प्रथम तथा साहचर्य के सभी स्वरूपों में सार्वभौमिक समूह वह है जिसमें कि थोड़ी संख्या में लोग संगति के लिए आमने सामने मिलते हैं, पारस्परिक एक दूसरे की सहायता करते हैं और उस प्रश्न पर विचार करते हैं जो उस सबसे संबंधित अथवा किसी सामान्य नीति की खोज करते हैं या उसे क्रियान्वित
करते हैं। यह आमने सामने का समूह सभी संगठनों में केंद्र के रूप में होता है। इस प्रकार यदि सही रूप में देखा जाए तो आमने सामने के घनिष्ठ संबंध जिसमें हमने की भावना अत्यधिक हो, इस प्रकार के समूह हम प्राथमिक समूह के रूप में देख सकते हैं। प्राथमिक समूह की विशेषताएं। प्राथमिक समूह की विशेषताओं को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है, एक तो भौतिक और दूसरा आंतरिक। भौतिक विशेषताओं के अंतर्गत हमें पहली विशेषता लेते हैं शारीरिक समीपता, यानी कि इस प्रकार के संबंध जिसमें समूह के सदस्य एक दूसरे के नज़दीक होते हैं, शारीरिक समीपता रखते हैं, एक दूसरे के साथ उठते बैठते हैं, खाने पीने का काम करते हैं और अनेक प्रकार के व्यवहार प्रतिमान स्थापित करते हैं। उनमें बातचीत होती है, भावनाओं की सरलता होती है, उनमें आदान प्रदान होता है, निकट संपर्क से व्यक्तियों में अधिक परिचय बढ़ता है, एक दूसरे के प्रति आदर, सहानुभूति एवं सहयोग बनाते हैं। तो इस प्रकार का समूह जिनमें शारीरिक समीपता देखने को मिलती है। दूसरा समूह का छोटा आकार। प्राथमिक समूह का आकार छोटा होता है, इसमें सदस्यों की संख्या बहुत ही सीमित मात्रा में होती है। यदि समूह का आकार बड़ा होता है तो उसके सभी सदस्य एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे, उनमें अंतःक्रियाओं की स्थिति कम होगी। लेकिन चूंकि प्राथमिक समूह है तो सदस्यों की संख्या कम है, तो ऐसी स्थिति में अंतःक्रियाएं भी उनमें अधिक देखने को मिलेगी। एक संबंधों की अवधि। प्राथमिक समूह के जो संबंधी हैं वो परस्पर एक दूसरे के नज़दीक होते हैं, शारीरिक समीपता रखते हैं और इनके संबंध हैं वो लंबे समय तक चलते हैं, क्योंकि उसमें अंतःक्रियाएं अधिक होती है, घनिष्ठता अधिक होती है। और जब संबंधों में अनौपचारिकताएं हो, घनिष्ठता हो, तो ऐसी स्थिति में संबंध और अधिक लंबे चलते हैं। बी, आंतरिक विशेषताएं हैं कि उस समूह में आंतरिक रूप में हमें क्या देखने को मिलता है। इसमें व्यक्तिगत संबंध देखने को मिलते हैं। प्राथमिक समूह में पाए जाने वाले संबंध व्यक्तिगत प्रकार के होते हैं, यानी कि समूह में प्रत्येक व्यक्ति की अन्य लोगों में व्यक्तियों के रूप में रुचि होती है। माता पिता तथा बच्चों में भाई बहन तथा भाई में और मित्रों में व्यक्तिगत संबंध पाए जाते हैं। ये संबंध स्थानांतरित नहीं हो सकते हैं। मित्र अथवा माता या पिता का स्थान कोई अन्य व्यक्ति नहीं ले सकता। दूसरा है संबंध संपूर्ण होते हैं। प्राथमिक संबंधों में संपूर्णता का गुण पाया जाता है। ऐसे संबंध में व्यक्ति के जीवन का एक पहलू नहीं आता, वरन अनेक पहलू भाग लेते हैं। प्राथमिक संबंध में बंधने वाले व्यक्ति दीर्घकाल से चले आ रहे हैं, परिचय तथा घनिष्ठ संपर्क के कारण एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। एक है स्वतः विकसित। देखिए, प्राथमिक संबंध हैं वो स्वतः ही विकसित होते हैं। स्वतः विकसित इनमें संबंध पाए जाते हैं। इन्हें संबंधों को अगर हम सही रूप में देखें तो ये स्वाभाविक संबंध होते हैं। इन संबंधों के लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर व्यक्ति पर नहीं डाला जाता। कोई भी व्यक्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति का मित्र बनता है तो वो अंतरतम मन से बनता है। कोई व्यक्ति किसी से प्रेम रखता है तो वह अंतरतम भाग से इस प्रकार की क्रिया करने के लिए बाध्य होता है। उस पर कोई बाह्य प्रेशर नहीं होता। किसी व्यक्ति के प्रति स्नेह है, श्रद्धा है, सम्मान है, तो इसके लिए कोई बातें नहीं करता, वरन व्यक्ति स्वयं ऐसा कार्य करने के लिए उसके अंदर की भावनाएं हैं वो जगती है। किसी के उकसाने से ऐसे संबंध स्थापित नहीं हो सकते, न ही ऐसे संबंधों को तोड़ा जा सकता है। एक ही संबंध जो है वो स्वयं साध्य होते हैं। प्राथमिक समूह में संबंध किसी स्वार्थ या किसी उद्देश्य की पूर्ति के साधन के रूप में काम नहीं करते। यहाँ संबंध स्वयं ही अपने आप में साध्य या लक्ष्य होते हैं। प्राथमिक संबंधों में इतनी घनिष्ठता पाई जाती है कि ऐसे संबंधों में बंधने वाले व्यक्ति एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते हैं। एक दूसरे से सदैव मिलने के लिए तत्पर रहते हैं कि मुझे उस व्यक्ति से मिलना है। परिवार के सदस्य जैसे बाहर चला कोई व्यक्ति चला जाता है तो सबसे पहले वो अपने घर में आकर घर वालों से मिलने के लिए उत्सुक रहता है। मित्रों में एक छोटे समूह तो परिवार में सदस्यों में कि आपसी संबंध अधिक कठिन समझते हैं।
मित्रों में अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। ये स्वयं साध्य होते हैं, किसी उद्देश्य की पूर्ति का साधन मात्र नहीं होते। समान उद्देश्य प्राथमिक समूह के उद्देश्य समान होते हैं। समूह में सदस्यों की इच्छाएं तथा प्रवृत्तियां मुख्यतः एक जैसी होती है, इसलिए ही वो एक दूसरे के साथ रहते हुए समान उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं, चाहे उसके लिए वो कष्ट भी क्यों न भोगते हैं। वो संपूर्ण सृष्टि को एक ही नजरिए से देखते हैं। दो मित्र हैं, उनमें एक जैसे दृष्टिकोण होते हैं और दूसरे को फायदा पहुंचाने के लिए, दूसरे मित्र की सहायता करने के लिए वह अपने को कष्ट में भी झोंक देता है। तो ये उद्देश्य की समानता है। एक प्राथमिक सदस्यों की नियंत्रण शक्ति संबंधों की संपूर्णता एवं घनिष्ठता के कारण व्यक्ति का अस्तित्व साधारण प्राथमिक समूह में विलीन हो जाता है। प्राथमिक संबंधों के कारण व्यक्ति एक दूसरे के साथ ऐसा बंध जाता है कि वह कोई काम नहीं करना चाहता ऐसा जो समूह के सदस्यों के लिए कष्टप्रद हो, जिसमें आदर्श प्रतिमानों की या नियमों की अवहेलना होती है। धन्यवाद।